नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वाले वीडियो में जो यूपीएसआई का जो प्रीवियस सेट है, इसमें आपको लगभग वो सारे टॉपिक मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे जो कि यूपीएसआई अपने सिलेबस में रखता है। इसलिए आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक का पूरा पूरा डीप एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन दे दूँ हर एक क्वेश्चन का जो कि मैथमेटिक्स का है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आखिर तक। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भरसक क्लासेस में। मैं अक्षय मिश्रा भरसक क्लासेस में आपको कंपेरेटिव मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। लेकिन जैसा कि बहुत ही जल्दी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएसआई के पेपर के बारे में अभी मीटिंग हुई थी और ये शेड्यूल किया गया है कि दिसंबर जनवरी के बीच में जो एग्जाम है वो करा दिया जाएगा। इसी को देखते हुए मैं आप लोग को यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर के सेट आपको कराता जा रहा हूँ। जैसे ही प्रीवियस पेपर के सेट हो जाएंगे और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको डिटेल्ड उसके जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासेस देना शुरू कर दूंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को इसी सेट का हिंदी का पेपर कराया था, जिसमें कि 40 क्वेश्चन मैंने सामान्य हिंदी के आपको कराए थे। और उसके बाद जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को जीएस का जो पार्ट था वो बताया था, जिसमें कि मूल विधि मतलब लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और जीए का उसमें पार्ट थोड़ा सा आता है। वो 40 क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहां से जाके लिंक से आप उस वीडियो को पूरा पूरा देख सकते हैं। आज मैंने आप लोगों से कहा था कि मैथमेटिक्स का मैं वीडियो बनाऊंगा और वो 40 क्वेश्चन जो इस सेट में आए हैं मैं आपको पूरा पूरा कराऊंगा। तो आज उसी का दिन है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले चाहेंगे प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक अभी कवर नहीं किए मैथमेटिक्स के, तो वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और जो मैं कवर कर चुका हूँ उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं डायरेक्ट आपको लगा के दिखा दूंगा। जिसने भी हमारे वीडियोस पर नहीं देखे हैं वो लिंक से हम उन वीडियोस को जाके देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। क्वेश्चन में कहा गया है 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में करते हैं और अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए तो असल काम के 1/4 काम को वो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमसे कहा गया है कि 4 लोग हैं जो मेन है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा M1D1H1 वाला, तो ये वहां पे वही लगेगा। M1 की वैल्यू आपको दी गई है 4, वर्क हम मान लेते हैं कि पूरा पूरा 1 वर्क हुआ था और कितने दिन में वो लोग कंप्लीट करते हैं। हमसे कहा गया है कि वो 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं। मीन्स 4 लोग 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। दूसरा हमसे कहा गया अगर 2 व्यक्ति कम कर दिए जाएं, अगर 2 कम कर दिए जाएंगे तो M2 कितना हो जाएगा, M2 हमारा 2 हो जाएगा। W हमसे कहा गया है उसी काम का 1/4, उसी काम का 1/4 का मीन्स हो जाएगा W2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। और D2 जो है वो हमसे पूछा गया है कि कितने दिनों में काम हो जाएगा, तो उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। और फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है M1 T1 अपॉन W1, इसी में H1 और E1 भी आता है, लेकिन जो जो हमको यहाँ पे दे रखा होगा सिर्फ हम उसी को रखेंगे। तो मैं सिर्फ आपको पूरा फॉर्मूला करा रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप देखेंगे 4 × 12 अपॉन 1 इक्वल्स 2 × x अपॉन 1/4। ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी सॉल्व नहीं करेंगे, 4 × 12 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू 4 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 × 4 × x। अब अगर इसको हम करेंगे तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इट मीन्स उन लोगों को 6 दिन लगेंगे उस काम का 1/4 करने में। अगर ये पूछा होता टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 1/4 में 6 लग रहे हैं तो टोटल काम 6 4 जा 24 डेज लग जाएंगे। ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहां से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका टेबल आया है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन इस टेबल से हो जाएंगे, तो टेबल को पहले ढंग से पढ़ लीजिएगा या आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और जो क्वेश्चन कहा जाएगा उसको टेबल से कोरिलेट करते रहेंगे। हमसे कहा गया है वेंकट ने 2000 के दौरान एचडीएफसी बैंक में 5000 रुपए का निवेश किया, वर्ष 2002 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। तो 2000 2001 2002 मीन 3 साल उसने काम किया, तीनों साल में परसेंटेज देखते हैं। तो एचडीएफसी का अगर देखें तो एचडीएफसी में 2000 में 10% मिल रहा है, 2000 में 10% मिल रहा है,
2001 में 12% और 2002 में 15%। ठीक है, और कितना उसने पैसा जमा किया? उसने जमा किया है 5,000 रुपए। तो सीधी सी बात है, पहले वर्ष में 2000, ये हो गया 2000 का, ये हो गया 2001 का, ये हो गया 2002 का। पहले साल में इसी 5,000 का 10%, दूसरे में इसी 5,000 का 12% और तीसरे में इसी 5,000 का 15% आपको दिया जाएगा। ये तो है। तो सब में देखिए 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीधे इस 5,000 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ही ले लेते हैं। 5,000 को सीधे हम कॉमन ले लेते हैं और इन सबको हम ऐड कर देंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे PRT अपॉन 100 लग रहा है। साधारण ब्याज जो ऐसा ही होता है, PRT अपॉन 100। टी की वैल्यू एक ही साल होगी, क्योंकि 2000 में एक ही साल, 2001 के लिए एक ही साल, 2002 के लिए भी एक ही साल, क्योंकि ये 12% सिर्फ एक साल के लिए लग रहा है, ये 15% भी एक साल के लिए लग रहा है और ये 10% भी एक साल के लिए ही लग रहा है। ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, डायरेक्ट हम इसको नोट करेंगे। और भी क्विकली करने के लिए जो हमें पता होता है हम सीधे इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, बेस तीनों में सेम है। ये है 5,000 और 10, 12, 22 और 15 से ऐड करेंगे 37 आपका आ जाएगा। तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 यहाँ लिख देंगे। 5 7 5 7 35 का 5 8 गया 3 और 5 15 3 18 मीन 1850 रुपए उसको अंत में मिलेंगे, क्या, एज अ ब्याज। अब ये देखिएगा, क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि अंत में ब्याज क्या मिलेगा या अंत में कुल राशि क्या मिलेगी। अभी आगे वाले क्वेश्चन में आपको अंत में कुल राशि पूछी गई होगी, तो आपको 5,000 ये वाला ऐड कर देना होगा। कुल राशि तो इंटरेस्ट के साथ भी मिलती है, मीन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो कुल राशि होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है 2002 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, तो आपका आंसर सिर्फ यही वाला होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा उसी टेबल से है, तो टेबल के साथ कोरिलेट करते रहेंगे और जो जो हमको वैल्यूज गिवन है उसको हम लिखते रहेंगे। हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, अनिल ने वर्ष 2000 के दौरान, वर्ष 2002 के दौरान, अनिल ने वर्ष 2002 के दौरान क्या किया, SBI में, कहां पे, SBI में 10,000 रुपए जमा किए। कितने हजार रुपए जमा किए? उसने 10,000 रुपए जमा किए। और सुनील ने, अब सुनील की बात कर लेते हैं, यहां पे कौन सा, यहां पे अनिल थे और यहां पे कौन है, यहां पे है सुनील। और सुनील ने क्या किया, सुनील ने 2001 में HDFC बैंक में, कौन सी बैंक में, HDFC बैंक में, HDFC बैंक में इन्होंने भी 10,000 रुपए ही जमा किए थे। और दोनों ही लोग क्या करते हैं, 2004 के अंत में पैसा निकाल लेते हैं। तो कहा गया है 2004 के अंत में ब्याज के रूप में उन्हें एक साथ कितनी राशि मिलेगी। तो मीन दोनों को जो टोटल इंटरेस्ट मिला उसको हमें ऐड कर देना होगा। तो ये 2001 से 2004 तक गए, मीन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 साल तक, मीन इन्होंने 4 साल तक और इन्होंने 3 साल तक, इन्होंने 2001, 2002, 2003, 2004 मीन 4 साल तक ब्याज उठाया होगा और इन्होंने 2002, 2003, 2004 मीन 3 साल तक ब्याज उठाया होगा। तो हमने क्या कहा था, सभी इंटरेस्ट को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि फाइनल में देखा था हमें ऐड ही करना पड़ रहा था। तो देखते हैं कि क्या होगा। तो हमें इस 10,000 पे कितना मिलेगा, हमें मिलेगा, देखिएगा क्वेश्चन में, SBI के लिए 3 साल, 2002, 2003 और 2004 मीन SBI में 12, 15 और 21, कितना है, 12, 15 और 21। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो 2 0 2 0 पहले कैंसिल कर लिए, ये हो जाएगा 100 और इसमें हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 5 2 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 1 1 2 और 2 4, ये हो जाएगा 48। तो आंसर आपका आ गया 4800। ये हो गया ब्याज जो है वो मिलेगा अनिल को। अब सुनील का देख लेते हैं, सुनील को कितना मिलेगा। सुनील को 10,000 पे ही कितने का मिलेगा, तो देखिए ये 2 0 आते हैं तो सीधे कट कर लीजिए, इसको टाइम ना लीजिए, जो काम होता है डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने HDFC में पैसे लगाए और कब तक के लिए, 2001 से 2004 तक, मीन इनको मिलेगा 7, इनका था HDFC में, तो 12, 15, 8 और 5, इनको मिलेगा 12, 15, 8 और 5, क्योंकि 2000 HDFC में क्या है इनका, 2001 से 2004 तक, तो 12, 15, 8 और 7, तो ये हो गया 2 5 7, 7 8 15 और 15 8, 15 5 20 का 0 हासिल गया 2 और 2 और 1 3 और ये हो गया 100। ये 2 और 1 3, अच्छा 2 है, फिर ये 4 आएगा, सॉरी
2 और 3 और 1 4, ये हो गया 40 और ये हो गया 10,000। अच्छा ये मैं कैंसिल कर चुका था, कुछ नहीं करना, सीधे आपको 100 से 40 को मल्टीप्लाई करना है, आपका वैल्यू आ जाएगी 4000। तो यहाँ पे आपको 4000 मिल गया, यहाँ पे रुपीज आपको मिल गया 4800, तो टोटल कितना मिल जाएगा, टोटल आपको मिल जाएगा 8800 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल ब्याज दोनों लोगों को मिला के कितना मिलेगा। सुनील को मिला 4000 और अनिल को मिला 4800। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या है, इसमें ज्यादा आपको वैल्यूज गिवन होंगी तो बहुत आराम से काम किया जाएगा। कहा गया है अनिल वर्ष 2000 में, अनिल, फिर से अनिल आ गए हैं, अनिल ने वर्ष 2000 में आईसीआईसीआई बैंक में 8000 रुपए निवेश किए। कितने हजार रुपए निवेश किए, 8000 रुपए निवेश किया, और 3 वर्ष के अंत में वह राशि वापस ले लेता है। वापस ले लेगा मीन्स ब्याज को ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 3 वर्ष बाद मीन्स 2000 में किया है तो इसमें 2000, 2001, 2002। क्लियर है। तो अब देखते हैं कि 2000, 2001, 2002 में टोटल कितने परसेंट उसको मिल रहे हैं। तो 2000 कौन सी बैंक है, आईसीआईसी बैंक। तो आप देखिएगा आईसीआईसी बैंक में 2000, 2001, 2002 में उसको 2000 में मिल रहा है 15%, 2001 में उसको मिल रहा है 12% और 2002 में उसको मिल रहा है 4%। इतना टोटल परसेंट उसको मिल रहा होगा किस पे, इस 8000 रुपए पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमको डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 7, 7 4 11 का 1 हासिल गया, 1 1 2 और 1 3, हो जाएगा 31। और फिर कुछ नहीं करना है, ये 2 0 ये 2 कैंसिल कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 1 0 यहाँ लिख लीजिए, 8 1 8 एंड 8 3 24। ये तो उसका हो जाएगा ब्याज। क्या हो जाएगा उसका ब्याज। टोटल रुपए कितने निकालेगा, तो उतने जो पैसे जमा किए थे वो भी तो निकालेगा। इट मीन्स इस 8000 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 10,480 रुपीज। कितने रुपए वो क्या करेगा, वापस निकाल लेगा। कितना हमने बहुत जल्दी निकाल लिया। आगे हमसे कहा गया है मिलने वाली राशि का अगले 2 वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक मीन्स एसबीआई में अगले 2 वर्ष के लिए, इट मीन्स 2001 2 तक तो हो गया, इट मीन्स 2003 और 2004, ये 2 साल वो एसबीआई में क्या करता है, अपने पैसे को रखता है। जबकि सुनील, अब बारी आ गई सुनील की, अभी तक अनिल काम कर रहे थे। जबकि सुनील 2000 में, कब, सन 2000 में आईडीबीआई बैंक में, सन 2000 में आईडीबीआई बैंक में 10,000 रुपए 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर्स के लिए, मतलब इन्होंने 3 साल 2 साल मिला के अलग अलग बैंक में किया, इसने एक साथ 5 साल में कर लिया। तो कहा गया है उनको मिलने वाली अंतिम राशि के बीच का अंतर पता कीजिए। अंतिम राशि जो उनको फाइनल मिल रही है, तो अंतिम राशि क्या होगी, अंतिम राशि हम टोटल ऐड कर देंगे ना, हम ऐड कर देते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को। तो चलिए पहले एसबीआई वाला देख लेते हैं, इनका मैटर क्या था। तो अगर एसबीआई में देखें तो 2000, अब ये अमाउंट लेके जाएगा एसबीआई में जमा करने के लिए, 10,480 रुपए क्या करेगा वो जमा करने के लिए लेके जाएगा एसबीआई में। और एसबीआई में कितने साल के लिए, 2003 और 2004 के लिए। तो 2003 में 15%, 2004 में 21%, 15 और 21 को ऐड करेंगे, कितनी वैल्यू हमारी आ जाएगी 36 अपॉन में 100। कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 100, क्योंकि 15% मिल रहा है 2003 में और 21% मिल रहा है 2004 में। 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 1 0 1 0 कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 1048 इंटू 36 अपॉन में 10। क्लियर आउट। चलिए तो देखते हैं, 1048 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसको 36 का टेबल नहीं आता है वो 12 3 36 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है। मीन्स पहले वो 12 से कर ले, फिर 3 से कर ले। तो करते हैं 12 96 का 6 हासिल गया 9, 12 से 48, 48 में 9 ऐड करेंगे, हमारा 57 के साथ हासिल गया 5, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 12 एकम 12। फिर अभी 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से भी कर लेते हैं। 3 6 18 का 8 कैरी गया 1, 3 7 21 में 1 ऐड करेंगे 22 कैरी गया 2, 3 7 15 में 2 ऐड करेंगे 17 कैरी गया 1, 3 2 6 1 7 एंड 3 1 3, 3 7 7 2 8। क्लियर है। और फिर हम क्या कर देंगे,
फिर हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो वैल्यू हो जाएगी 3772.8। इतना उसको क्या मिल रहा है, इतना उसको ब्याज मिल रहा है। क्या मिल रहा है उसको, इतना उसको ब्याज मिल रहा होगा। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10,480 वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 10,480 में ऐड करेंगे 3772.8, तो वैल्यू हो जाएगी 0.8 का 1, ये हो गया 2, 8 10 15 का 5 कैरी गया 1, 7 1 8 4 40 8 4 12 का 2 कैरी गया 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 1। तो 14,252.8 रुपीज जो है वो फाइनल अमाउंट होगा किसका, अनिल का। और सुनील का हम निकाल लेते हैं। सुनील का कितना है 10,000, टोटल कितना परसेंट होगा, तो हम देख लेते हैं टोटल कितना परसेंट होगा सुनील के लिए। तो सुनील के लिए टोटल जो होगा वो हो जाएगा आपका, कहाँ गया था वो, आईडीबीआई बैंक में। तो आईडीबीआई बैंक में अगर देखते हैं तो हमारे पास है 12 10 15 10 और 15, तो 12 10 15 10 और 5, इतना जो है परसेंट 5 साल में उसको मिल जाएंगे। तो ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 2, ये हो गया 5 5 10 2 कैलकुलेट 2, ये 2 0 2 0 कैंसिल कर दिए, 100 सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 5 10 2 12 कैरी गया 1 1 1 2 3 4 5 मीन्स 52, मीन्स 5200 क्या उसको मिल जाएगा, 5200 उसको मिल जाएगा ब्याज। और इसमें हमको 10,000 रुपए ऐड करने पड़ेंगे जो उसने एज अ प्रिंसिपल अमाउंट लगाए थे, तो हो जाएगा 15,200 रुपए। कितना हो जाएगा 15,200 रुपए। और अब हम निकाल लेते हैं 15,200 रुपए और 14,252.8 रुपए। क्लियर है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 947.20। कितना आ जाएगा हमारे पास 947.20। और अगर आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया है 748, वो आंसर आयोग ने दिया था, जो कि आंसर गलत है। आपका आंसर फाइनल यही आएगा। आप किसी और ट्रिक से अगर करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा क्योंकि जब मैं आपको करा रहा हूं तो उसे कराने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना लेंथी होगा नहीं। आप डायरेक्ट, आपको करना क्या होगा, आप डायरेक्ट यहां पे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि क्योंकि 8,000 ऐड करना होता है तो आप पहले ही 8,000 यहाँ पे लिख के रखेंगे और फाइनल आंसर आप डायरेक्ट ये यहाँ से इतना निकाल लेंगे और इसको निकालने आपको टाइम नहीं लगा था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें 1 से 1.5 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव तो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कहा गया है समूह ए में राजनेता, सबसे पहले लिखते शुरू कर देते हैं। समूह ए में 40% राजनेता 60% पुलिस वाले हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो 40 जो है वो राजनेता है और 60 जो है वो पुलिस वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट आर पे लिख दीजिए, क्यों हम इंग्लिश में लिखे, कोई मतलब नहीं। और समूह बी में हमसे कहा गया है कि 35% राजनेता है, 40% पुलिस वाले हैं और 25% क्या है आपके एडवोकेट हैं, मीन्स वकील। क्लियर है। अब हमसे कहा गया है मिक्सचर एलिगेशन की तरह ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे। परसेंटेज दिया, लेकिन परसेंटेज तो यहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी परसेंटेज से कम नहीं। कहा गया समूह ए और समूह बी को 1:4 के अनुपात में अगर मिला है तो नए बनने वाले में राजनेताओं और वकीलों का रेशियो क्या होगा। तो अगर 1:4 के रेशियो में मिलाएंगे तो इसका 1 पार्ट और इसका 4 पार्ट लगेगा। और हमसे फाइनल कहा गया है कि राजनेताओं और वकीलों का, तो पुलिस वालों का काम ही यहां से खत्म हो गया, राजनेताओं और वकीलों का। तो टोटल राजनेता कितने हो जाएंगे, तो देखिए 40 राजनेता और यहाँ पे 35 चौके 34 4 जा, तो ये आपका हो जाएगा 140। क्लियर है, कितने आपके राजनेता हो जाएंगे। और एडवोकेट कितने हैं 25 4 जा, मीन्स 100 आपके एडवोकेट हो जाएंगे। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 180, 100 सॉल्व करेंगे, ये आपका 9, ये आपका 5, इट मीन्स 9:4 के फॉर्म में आपके पॉलिटिशियंस और एडवोकेट्स होंगे। क्लियर।
सॉरी ये 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, निम्न डेटा आपको गिवन है, उसमें कहा गया है 3 दिनों में 20 बल्लेबाजों के स्कोर दर्शाए गए हैं। तो आपको देखिए सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ड है वो समझिएगा। कहा गया है इस श्रृंखला में 35 के स्कोर के लिए शतमक वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे शतमक वर्ग का जो मतलब है, उसका मतलब है आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने लोगों ने 65 रन से ज्यादा रन बनाए हैं। तो टोटल कितने लोग हैं? टोटल आपके 20 लोग हैं। निकालना क्या है? परसेंट निकालना है। क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया होता तो आपको गिनने में लगता टाइम। आप देखिए 45, 48 और 63, ये जो तीन हैं ये तो 65 से छोटे हैं, उसके आगे सब 65 से बड़े हैं। इट मीन्स अगर 20 में से 3 हट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 17 बचेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा 17। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 17 5 85। तो 85 इसका शतमक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया 3 दोस्त ए, बी और सी, उनके बीच में एक निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया, इसका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पैसे को, ताकि बी और सी इकट्ठे को ए से 2 गुनी मिले। मीन्स कहा गया है बी और सी को ए की 2 गुनी मिले, ए की 2 गुनी मिले, और बी को मिलने वाली जो राशि है वो ए और सी से इकट्ठे 2 गुनी प्राप्त हो। मीन्स हमसे कहा गया है बी को मिलने वाली राशि ए और सी को इकट्ठे मिलने वाली राशि का 1/4 हो। मीन्स बी को जो मिलने वाली राशि है वो ए और सी को मिलने वाली राशि की 1/4 हो। यही तो कहा गया है। इट मीन्स क्लियरली विजिबल यहां पर है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो यहां पे वैल्यू आपकी आ जाएगी ए बी रेशियो सी, सॉरी बी प्लस सी रेशियो ए। तो अगर ए नीचे चला जाएगा तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर इस बार हम क्या करें, इसको नीचे भेज दें, ये हो जाएगा बी रेशियो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1:4। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं, हम इस ए को नीचे भेज रहे हैं तो सबके अपॉन में 1 तो होता ही है। तो बी प्लस सी अपॉन रेशियो 1 क्या होगा? 2:1। और जब इसको यहां पे भेज देंगे तो यहां पे 1 लेफ्ट रह जाएगा। तो बी रेशियो ए प्लस सी 1:4 हो जाएगा। अब मैंने रेशियो के क्वेश्चन आपको कराए हैं, उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्वांटिटी टोटल सेम है। तो देखिए यहाँ पर 2 और प्लस 1 3 है, यहाँ पे 4 और 1 प्लस 5 है। मीन्स इसके पास क्या है? मीन्स 2:1 वाले के पास टोटल 3 है और 1:4 वाले के पास टोटल कितना है? 5 है। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इट मीन्स इसको 5 से और इसको टोटल 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसको 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी सेम हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 2 10 और 5 1 5, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसको करेंगे तो 3 1 3 एंड 3 4 12। अब देखिए 12 और 3 15 और 10 और 5 15। अब नाम लिख लेते हैं, क्या था? यहां पे है बी प्लस सी रेशियो ए और यहां पर है बी रेशियो ए प्लस सी। तो अब जो वैल्यू गिवन होती है उसी को हम वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि रियल वैल्यूज आपको तो बाद में गिवन है। इट मीन्स बी प्लस सी की वैल्यू अगर 10 है तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ए की वैल्यू हमने मान लिया, ए की वैल्यू हमारी क्या है? 5 है। और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 है। सॉरी हाँ, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखिए बी और सी की टोटल वैल्यू कितनी है? 10 है। अगर बी और सी की टोटल वैल्यू कितनी 10 दिखा रहा है और बी की 3 हो गई तो सी की 7 होगी, तभी तो दोनों मिलकर 10 होंगे। इट मीन सी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब इन सबको इतना करना नहीं होता जितना मैंने लिख के आपको दिखाया है। तो ए के 5 पार्ट, बी के 3 पार्ट, सी के 17 पार्ट और टोटल कितने पार्ट? टोटल आपके 15 पार्ट। क्लियर है? 15 में से 7 सी को है, 15 में से 3 इसको है, 15 में से 5 इनको है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है अगर सब अपने बीच 5625 में 5625 रुपए बांटते हैं तो बी के हिस्से में आने वाली रकम टोटल रुपीज कितने हैं? टोटल है 5625 रुपए।
क्लियर है? और हमसे कहा गया है कि बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम होगी, तो हम पहले बी का निकालें फिर ए का निकालें फिर दोनों को माइनस करें, उससे बेटर है बी और ए के बीच का डिफरेंस ही सीधे निकाल लें। तो बी और ए के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। टोटल कितने हैं? 15। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2/15, मीन्स हमें 15 में से 2 पार्ट निकालने हैं टोटल किसके? इसके। अब बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होता है 15 3 जा 45, उसके बाद यहां करेंगे तो आपका हो जाएगा 102, 15 7 जा, और फिर आपका आ जाएगा 15 5 जा 75। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 3 7 5। सॉल्व करेंगे, इसका 2 जा करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115 का 5 करेगा 2 6 जा 617, means rupees 750 will be the difference between the part of A and B। चलिए तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में जो आयोग ने आंसर दिया है वो गलत है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ उस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन ये रियल में होना चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन इसका आंसर जो है फाइनल वही आ रहा है जो हम अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। आयोग ने इसका आंसर जो है वो दिया है 2/51, बट इसका आंसर जो है वो 1/13 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आपको बताते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, कहा गया है अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते निकाले आते हैं। तो अगर आपको ताश के बारे में नहीं पता है तो हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और जब हम प्रोबेबिलिटी की वीडियोस कराएंगे, चाहे हम कराएं चाहे भरत सर कराएं, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आपके टोटल 52 पत्ते होते हैं। क्लियर है? 52 को अगर हम डिवाइड करें तो होता है 13 × 4, मीन्स हर तरह के पत्ता, मानी जो नंबरिंग होती है, मीन्स एक्का हो गया, किंग हो गया, बेगरी हो गया, ये सब 4 होते हैं। और कौन से 4 नंबर होते हैं तो आपका कौन से 4 तरह के पत्ते होते हैं, तो वो आपका होता है स्पेड्स होता है, आपका क्लब होता है, आपका डायमंड होता है, और आपका हार्ट होता है। ये दोनों रेड होते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं। क्लियर है? ये इन सभी के 13 पत्ते होते हैं। तो ये आपके टोटल हो गए 13। और कौन कौन से 13 होते हैं? तो इन सब में 1 2 3 4, तो 4 टाइम आपका एक्का होगा, 4 टाइम आपका किंग होगा, 4 टाइम आपका क्वीन होगा, 4 टाइम आपका जे होगा, और फिर 2 से लेकर आपके 10 तक के नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी से 2 पत्ते चुने जाते हैं, और इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम का हो। एक पत्ता किसका हो? चिड़ी का मीन्स क्लब हो गया, हुकुम का मीन्स हो गया स्पेड। तो एक पत्ता चिड़ी का हो या हुकुम का हो, ये हो गया एक पत्ता। और दूसरा पत्ता किसका होगा? दूसरा पत्ता आपका बादशाह का हो। क्लियर है? दूसरा पत्ता आपका किसका हो? बादशाह का हो। अब आपको चलिए हम बता देते हैं कि इसमें मैटर क्या है। हमसे कहा गया है, हमसे करेंगे कैसे? देखिए संभावनाएं क्या क्या है। चिड़ी हो, पहला वाला चिड़ी हो और दूसरा वाला क्या हो? बादशाह हो। तो हमने कहा था और होगा तो हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर हमसे कहेगा या पहला वाला हुकुम होगा और दूसरा वाला बादशाह होगा। पहला चिड़ी दूसरा बादशाह, या पहला हुकुम दूसरा बादशाह। ठीक है? और डिवाइड करते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन से। क्या है टोटल ऑब्जर्वेशन? 52 में से 2। 52 में से 2। अब देखिए इन दोनों में भी सेम संभावना है। क्या क्या संभावना है? देखिए चिड़ी हो और चिड़ी का बादशाह ही हो, तब तो ये सिर्फ 3 ही चिड़ी होंगे, तब तो ये 3 सिर्फ बादशाह होंगे। अगर इस चिड़ी में चिड़ी का बादशाह ही आया तो ये सिर्फ 3 बादशाह रह जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अगर इस चिड़ी में चिड़ी का बादशाह नहीं हुआ तो ये टोटल 4 बादशाह होंगे। सेम कंडीशन यहां पे भी आएगी कि अगर हुकुम का एक ये जो हुकुम होगा ये बादशाह होगा तो सिर्फ ये सिर्फ 3 ही इसके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये और 3 का बादशाह हो सकता है। लेकिन अगर ये हुकुम का बादशाह नहीं हुआ तो ये 4 के चारों इसके पास पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है? तो इन दोनों की 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्या क्या आएंगी? पहला आएगा चिड़ी इंटू बादशाह प्लस चिड़ी इंटू बादशाह। पूरा भी हम आपको बता रहे हैं। सेम यहां पे आएगा
हुकुम इंटू बादशाह प्लस हुकुम इंटू बादशाह, और टोटल जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है वो अब इसको लिखते हैं 52C2। क्लियर है? क्या होगा अगर चिड़ी है और ये चिड़ी का बादशाह नहीं है तो इसके पास 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर ये चिड़ी का बादशाह है तो इसके पास 3 ऑप्शन होंगे। क्लियर है? सेम कंडीशन यहां पे आएगी तो हम सीधे इसको क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे। क्या हो जाएगा, या तो हुकुम का ये बादशाह नहीं होगा तो इसके पास 4 पॉसिबिलिटीज है, 4 के चारों बादशाह होने की, या तो ये हुकुम का बादशाह होगा तो इसके पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी। तो देखिए दोनों के पास सेम पॉसिबिलिटीज है तो सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैं आपसे क्या कहा था, और के लिए ये करेंगे और इन दोनों में क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, और या तो ये पूरा या तो ये पूरा होगा इसलिए हमने इसको शुरुआत में ऐड किया था। तो हम ऐड क्यों करते हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर या होगा तो हम ऐड करेंगे, अगर और या तथा लिखा होगा एंड होगा पॉसिबिलिटीज में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? अब देखते हैं क्या है, अगर ये चिड़ी का बादशाह होगा तो सिर्फ एक ही तो बादशाह हो सकता है, और ये कितने हो जाएंगे, ये टोटल 4 बादशाह हो जाएंगे। क्लियर है? यहां पे आते हैं तो अगर ये चिड़ी का पहले में चिड़ी का बादशाह नहीं है, पहले में चिड़ी का बादशाह नहीं है तो सिर्फ 12 पत्ते होंगे और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरे में अगर ये चिड़ी का बादशाह है तो ये 1 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्लियर है? और हमने कहा था ये बिल्कुल सेम पॉसिबिलिटीज है तो इसको सीधे 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये 2 टाइम होगा। और नीचे जो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 52 51 अपॉन में 2। क्लियर है? इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 5 12 4 48, 48 में 3 ऐड होगा 51, तो 51 इंटू में ये वाला 2, फिर ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 52 इंटू 51, ये 51 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे 13 वैल्यू आएगी, तो आंसर आपका 101 अपॉन 13 आएगा। ये होगा आपकी वैल्यू, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका आंसर होगा यहाँ पे, ना कि ऑप्शन नंबर 3 2 अपॉन 51। ठीक है? तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा, आपको दोबारा समझा देंगे। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के हमसे क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है जून 2001 की तिथियों को किस दिन शुक्रवार होगा। तो आपने ये कैलेंडर का मोस्टली रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो जून 2001 कहा गया है तो हम पहली जून 2001 ले लेते हैं। ठीक है? अगर आपने कैलेंडर के बारे में पढ़ रखा है कि कैलेंडर का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं तो आपको बता देते हैं क्या होगा यहाँ पे। ठीक है? जिसने नहीं पढ़ा वो कैलेंडर के वीडियोस देख लेगा, हम आपको बता देंगे। तो अगर 2001 दिया है तो 2001 तो पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है और 2000 तक का हम सिर्फ सम यहाँ पे लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि अगर 400 के मीन्स 400 के मल्टीपल में है तो उसमें एक भी ऑड डेज, इट मीन्स एक भी एक्स्ट्रा डेज नहीं आते हैं। तो हमने हमारा क्या काम, हम सबसे पहले देखेंगे कि 2000 में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, तो 2000 में 0 एक्स्ट्रा डेज है। क्लियर है? उसके बाद जून का देखते हैं सिस्टम क्या है, तो जनवरी से लेकर, तो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 तक कैंसिल हो जाएगा, आपके 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। क्योंकि 2001 है, 2001 लीप ईयर नहीं है, इसलिए फरवरी में 28 दिन होंगे, तो 7 4 28, वो भी आपका कैंसिल होकर 0 एक्स्ट्रा डेज देगा। फिर आता है मार्च में, तो मार्च में 31 होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज, अप्रैल में 30 होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज, मार्च में 31 होते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज, और जून की पहली तारीख हम ले रहे हैं इसलिए 1 एक्स्ट्रा डेज हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखते हैं टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज है। तो देखिए यहाँ पर तो एक भी नहीं मिला, फिर इसमें देखते हैं कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, और हमेशा मंडे से स्टार्टिंग करते हैं। तो 3 3 6 और 1 7, ये टोटल 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 5 बचा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 5वें नंबर पे ही फ्राइडे आ रहा है। किसपे आ रहा है, 5वें नंबर पे ही फ्राइडे आ रहा है। इट मींस 1 जनवरी को ही क्या हो जाएगा,
फ्राइडे हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि जून की कौन कौन तारीखों को, 1 जून मीन्स जून 2001 में किन किन तारीखों को शुक्रवार पड़ेगा, फ्राइडे पड़ेगा। तो 1 को ही अगर पड़ रहा है तो 1 के बाद आपकी 8 तारीख को पड़ेगा, उसके बाद आपकी 15 तारीख को पड़ेगा, उसके बाद आपकी 22 तारीख को पड़ेगा, फिर आपकी 29 तारीख को पड़ेगा, क्योंकि 7 का गैप होगा। तो 1, 8, 15, 22 एंड 29 विल बी द डेज जिनमें फ्राइडे होगा। कब? जून 2001 की तारीखों में। ठीक है, हम लोग ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग अमीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है 3 लोग ए बी सी एक साथ काम करके 6, 4, 8 में 648 मीटर गहरी खुदाई 6 दिनों में कर देते हैं। मीन्स 648 में उनको कितने दिन लगते हैं? 6 दिन लगते हैं। किसको? ए, बी और सी को। तो एक दिन में कितना लगेगा, इसलिए हमने इसको 6 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो 108 आपका हो जाएगा। एक दिन से हमेशा यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो कहा गया है 3 लोग एबीसी एक साथ एक काम को 648 दिनों में गहरी खुदाई कर लेते हैं। सी बी से जितने मीटर अधिक खुदाई करता है, बी ए से उतने ही मीटर अधिक खुदाई करता है, तो ए के प्रतिदिन की खुदाई कितनी हो जाएगी। इट मीन हमसे कुछ ऐसा कहा गया है कि अगर ए की वैल्यू ए हो और जो एक्स्ट्रा डेज बी ले रहा है वो क्या ले रहा हो, वो ए से एक्स डेज एक्स्ट्रा ले रहा हो, तो सी भी बी से एक्स डेज ही एक्स्ट्रा ले रहा होगा। इट मीन्स हमसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ए को ए दिन लग रहे होंगे तो बी को ए प्लस एक्स और सी को ए प्लस 2x डेज, 2x ये सॉरी डेज नहीं सॉरी ए प्लस 2x काम वो कर रहा होगा। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अगर ए मीटर गहरी खुदाई करता है तो बी ए प्लस एक्स करेगा और सी ए प्लस 2x करेगा। तो अगर टोटल एक दिन की हमने खुदाई देख ली, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, 108 आ रहा है, तो बोल सकते हैं ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए प्लस एक्स, सी की वैल्यू ए प्लस 2x और इस पूरे की वैल्यू 108 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ए और ए मिलके हो जाएगा 3a, x और 2x मिलके हो जाएगा 3x और हो जाएगा 108। अब देखिए इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा a प्लस एक्स इज इक्वल टू 108। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा एंड 3 6 जा, तो a प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 36 मीटर। मीन्स a प्लस एक्स की जो वैल्यू कितनी आ रही है, 36 मीटर आ रही है। और x क्या है, x वो एक्स्ट्रा खुदाई है जो b करता है और जो c करता है b से, यही तो कहा गया है। तो एक्स्ट्रा खुदाई ये हमसे कहा गया है a की वैल्यू कितनी होगी, मीन्स a जो है वो एक दिन में कितनी खुदाई करेगा। तो अब हम इसको ऑप्शन से करेंगे। देखिए ऑप्शन में 36 नहीं हो सकता क्योंकि x कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, x की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि पूरी वैल्यू a की 36 हो जाएगी। फिर हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे नीचे से, हमारे पास क्या है 30, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू 30 रख के देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर a की वैल्यू कितनी होगी, 30 मीटर होगी, मीन्स a अगर 30 मीटर खुदाई करता होगा और x की वैल्यू अगर 6 निकल के आ रही है तो b की वैल्यू हो जाएगी 36 क्योंकि 6 ज्यादा था, और C की वैल्यू हो जाएगी 42 क्योंकि ये भी 6 ज्यादा था। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 108 ही आपके पास आएगी। इट मीन्स ऑप्शन से देखकर हम बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू 30, क्योंकि हमसे A के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। और अगर हम कोई ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे तो नहीं आ पाएगा और ऑप्शन रखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या गया है, अनुजा एक वस्तु को 6% नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है। अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है, मीन्स 350 रुपए का जो लाभ हो रहा है वो उसको 40 किलो पे हो रहा है, तो 1 किलो पे हमारा कितना लाभ हो जाएगा, 1 किलो पर लाभ हो जाएगा 35/4 का। ठीक है, 1 किलो पे ही सारा वर्क करेंगे। अगर 40 किलो पे 350 अगर तो अगर 1 किलो पे उसका हो जाएगा 35/4, तो उस वस्तु के 1 किलो का लागत मूल्य हमसे पूछा गया है। अब हमसे कहा गया है कि वो
1000 के बट्टे की जगह 800 रुपए का बट्टा लगा रही है, मीन्स बाट वेट। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हर 800 पर वो 200 बचा रही है। वो हर 800 पर कितना बचा रही है? 200 बचा रही है। मीन्स वो कितना परसेंट बचा रही है? वो 25% क्या कर रही है? बचा रही है। कितना बचा रही है? वो 25% बचा रही है। लेकिन इसके बाद भी वो क्या कह रही है कि उसको 6% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो यहां पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रही है? वो 800 का बट्टा लगा रही है 1000 की जगह पर। तो 1000 की जगह पर 800 रुपए का बाट रख रही है। इट मीन्स 800 का बाट लगी, इट मीन्स वो 200 ग्राम बचा रही है हर 800 पर। तो 25% वो यहां से उठा रही है, लेकिन उसके बाद वो 6% लॉस पे दिखा रही है कि हम उसके जो लागत मूल्य जो मार्क प्राइस है उस पर वो 6% लॉस दिखा रही है। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितने का होगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये होता है अगर लगातार बट्टा आपको मिल रहा है या 1% के बाद दूसरा, 1% के ऊपर दूसरा परसेंट मिल रहा है या जा रहा है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। अब करते क्या है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव होता है तो उसको नेगेटिव रखते हैं। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस का 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो 25 6 150 होता है, अपॉन में 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 और 25 में से इतना जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25, ये आपका हो जाएगा 19 और 19 में से 1.5 जाएगा तो आंसर जाएगा 17.5। इट मीन्स 17.5% जो है उसको टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट उसको हो रहा है। क्लियर है? हमसे कहा गया है कि 1 किलो पर लागत मूल्य कितनी है? 1 किलो पर लागत मूल्य कितनी है? तो 35.35 जो 4 है वही तो 17.5 रुपए है। इट मीन्स एक्स का 17.5% जो है वही तो 35/4 है, क्योंकि 1 किलो पर उसको टोटल कितना ही तो प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? और हमने आपको प्रॉफिट बता दिया कितना निकलना है, तो हम सीधे वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स हो जाएगा 17.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 35/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 17.5। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 7 जा, यहां पे आ जाएगा 25 40 जा, ये 4 1 जा और ये 4 10 जा कैंसिल हो जाएगा, ये 7 1 जा और ये 7 5 जा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 10 जा 50। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ₹50। इट मीन जो लागत मूल्य है वो ₹50 है और वो 50 रुपीज में 35/4 रुपीज क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 17.5% है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु X से चलकर 90 किलोमीटर दूर तक बिंदु A तक एक साथ पहुंचती हैं और रेलगाड़ी की गति जो है वो 50% ज्यादा है बाइक से, और इसी वक्त तब भी वो लोग क्या मिलने साथ में पहुंच रहे हैं। रास्ते में बीच के स्थानों पर रुकते रुकते उसे 12.5 मिनट लग जाते हैं। तो बाइक की गति हमसे पूछी गई है। तो बात समझिए क्या है, अगर बाइक की वेलोसिटी, अगर बाइक जो है उसकी वेलोसिटी 100 होगी तो 50% ज्यादा मीन्स ट्रेन की कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ये हमने स्पीड की बात की है। ये किसकी बात की? हमने स्पीड की बात की है। तो अगर देखा जाए तो स्पीड जो होगी वो 2:3 के फॉर्म में हो जाएगी। इन लोग की स्पीड इनकी क्या हो जाएगी? 2:3 के फॉर्म में। और आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स जो टाइम होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी वजह से अगर टाइम की बात करें तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। इट मीन्स इसको टाइम 3 लगेगा और इसको टाइम 2 लग जाएगा। जस्ट रिवर्स हो जाता है टाइम में। क्लियर है? टाइम में क्या हो जाता है? जस्ट रिवर्स हो जाता है। अब हमसे कहा गया है कि स्पीड ट्रेन की ज्यादा थी लेकिन दोनों साथ में पहुंच रहे हैं। कारण साथ में पहुंचने का क्या था कि 12.5 मिनट ट्रेन बीच में रुकती है। बीच में उसको रुकने का जो समय है वो टोटल उसको 12.5 मिनट स्टेशन पर रुकने का समय लग जाता है।
और ये जो 1 का डिफरेंस दिख रहा है 3 और 2 में, जो 1 यूनिट का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, इस 1 यूनिट के डिफरेंस जो है वो 12.5 मिनट की वजह से ही हो रहा है, होगा। नहीं तो ये लोग समय पर आए ना, लेकिन रियल में अगर ट्रेन रुकती नहीं तो ट्रेन जल्दी पहुंचती और बाइक देर में पहुंचती। क्लियर है? तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12.5 मिनट के इक्वल। किससे इक्वल हो जाएगी? 12.5 मिनट के इक्वल। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि बाइक की गति क्या होगी। बाइक की गति अगर हमसे कही गई है, टोटल डिस्टेंस हमको गिवन है यहाँ पे 90 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमको गिवन है 90 किलोमीटर। और अब हमें अगर किलोमीटर गिवन है तो हमें सिर्फ टाइम निकालना है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12.5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 12.5 मिनट। और यही टोटल समय लगेगा किसको? बाइक वाले को टोटल समय इतना लगा होगा। क्लियर है? तो 90 से हम उसके टाइम को डिवाइड कर देंगे। इट मीन 3 इंटू 12.5 को डिवाइड कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां पे ये किलोमीटर में गिवन है, यहां पे ये मिनट में गिवन है, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो यहां पे हमें 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और हमेशा मेन अपॉन याद रखा करिए, मेन अपॉन ये है, इट मीन्स ये 60 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा 90 इंटू 60 अपॉन में 3 इंटू 12.5। क्लियर है? क्या होगा? पॉइंट जाएगा, 0 बढ़ेगा, यहां तो हो जाएगा 3 जा। अब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 जा, यहां पे 25 2 जा लगेगा और फिर 4 जा लगेगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा और 5 6 जा, तो बचेगा आपके पास 24 इंटू 6, ये हो जाएगा 144। आंसर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, हम यूनिट भी नहीं चेक करते। अगर हम इसको जल्दी से क्रॉस कर लेते तो हो जाता किलोमीटर पर मिनट में वैल्यू आती, लेकिन ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर दिया था, इसलिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ा। फिर मैंने कहा मेन अपॉन याद रखेंगे तो कभी भी ऊपर करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे? बहुत ही आराम से दिमाग से क्वेश्चन करिएगा। 31 मैचों में 31 रन है, औसत का मीन्स यही होता है। इट मीन्स उसने हर मैच में, उसने अपने प्रत्येक मैच में अगर 31 रन बनाए हों तो उसका औसत जो होगा वो 31 मैच में 31 रन ही होगा। अब वो अपना 32वां मैच खेलने जा रहा है, वो अपना 32वां मैच खेलने जा रहा है, और कहा गया है कि वो कितने रन बनाए अगर उसको 2 रनों की वृद्धि चाहिए हो। तो 2 रन की वृद्धि चाहने के मीन्स 32वें मैच में तो वो 33 रन ही बनाएगा ही बनाएगा। टोटल एवरेज जो है, अब एवरेज कितना करना है? अभी तक एवरेज 31 था, अब एवरेज कितना करना है? अब एवरेज हमको 33 करना है। इट मीन्स 32वें वाले मैच में तो 33 रन बनाएगा ही बनाएगा। इन पूरे 31 मैचों में हर मैच में उसको 2-2 रन एक्स्ट्रा चाहिए। इट मीन्स 31 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स उसको वो जो पुराने जो 31 मैच हो चुके थे उन सब में 2-2 रन बढ़ाने हैं, उन सब के लिए उसको 2-2 रन बनाने हैं। मीन्स हर एक मैच के लिए उसको 2-2 रन बनाने होंगे। इट मीन्स हर पूरे 31 मैच में उसको 2-2 रन एक्स्ट्रा लाने होंगे। और 33 वाले में तो उसको 32वें वाले मैच में तो 33 रन बनाएगा ही बनाएगा। इट मीन 32वें वाले में वो 33 रन बनाएगा और पुराने जो 31 मैच थे उनको 33 करने के लिए 2 रन एक्स्ट्रा बनाएगा। तो 31 गुना हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 62 और आंसर आपका आ जाएगा 95। दिस इज योर आंसर। समझाने में समय लगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका 10 से 5 सेकंड का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 अंकों के किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई 3 अंकों का धनात्मक पूर्णांक है PQR जो है, उनमें 100वें 10वें और इकाई के स्थान पर है। मतलब एक 100 प्लेस पर है, एक 10 प्लेस पर, एक और एक 1 प्लेस पर है। और उसमें जो कंडीशन गिवन है वो हमको गिवन है, हमसे कहा गया है P is less than and equal to 0, less than to 0, yeah, and R is also less than to Q।
मीन्स P जो है वो भी Q से छोटा है और R भी Q से छोटा है। इट मीन्स Q जो है वो P और R दोनों से बड़ा होगा। और हमसे कहा गया है P R और Q के फॉर्म में लिखना है। मीन्स P 100 के जगह पे रहेगा, R 10th की जगह पे रहेगा और P Q R है, हाँ Q यहाँ पे और R यहाँ पे रहेगा 1 की जगह पे। अब हमसे कहा गया है कि P जो है P कभी जीरो नहीं हो सकता। बहुत सीधी सी बात है, अगर हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए होगा तो उसमें पहली जो डिजिट होगी वो जीरो नहीं हो सकती। अगर पहली डिजिट हमारी जीरो हो गई तो वैल्यू 2 डिजिट की आएगा, जो नंबर होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो अब सीधे अब आते हैं 9 पे। क्यू पे देखते हैं क्यू के क्या क्या हो सकता है। क्यू 9 हो सकता है, क्यू 8 हो सकता है, क्यू 7 हो सकता है, उसके बाद Q6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो P की एक वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि P की जो मिनिमम वैल्यू है वो P की मिनिमम वैल्यू 1 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो P की क्या होगी? 8 होगी। सॉरी, कितनी होगी? P की 8 होगी। क्लियर है? उसी तरह अगर R की बात करें तो R की पूरी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हो सकती है। R की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हो सकती है, कि R को कोई दिक्कत नहीं है, R हमारा 0 भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन जो P है वो 0 नहीं हो सकता। P की वैल्यू अगर 1 तक है और Q अगर P से बड़ा है तो Q की वैल्यू सिर्फ 2 तक ही आएगी। तो अगर हम Q को अगर हम यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट मान ले, मतलब Q की जो वैल्यू है वो हम रखना शुरू कर दें। जैसे Q की वैल्यू अगर जो हम 9 रखेंगे, तो Q की वैल्यू हम 9 रखेंगे तो P और R को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इतना देखते हैं। P को 8 टाइम्स और R को 9 टाइम्स कर सकते हैं। उसी तरीके से क्योंकि P के पास क्या है, P के पास 8 से लेकर 0 तक है, तो 8 से लेकर 0 तक जाएंगे तो 9 संख्याएं आएंगी। और P के पास कितनी संख्या आएंगी? 8 संख्या आएंगी, अगर हम 8 से लेकर 1 तक जाएं। ठीक है, इस वजह से कह रहे हैं। अब इसी तरह हम करते रहेंगे। और इसके लिए 8 रखेंगे तो एक बार, अब ये क्या होगा, अब ये 7 टाइम हो सकता है, ये 8 टाइम हो सकता है। जब इसके लिए 7 रखेंगे तो ये 6 टाइम हो सकता है, ये सॉरी ये आपका 7 टाइम हो सकता है। तो इसी तरह ऑर्डर आपका आता रहेगा। ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 2, सॉरी ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा 2। क्लियर है? इतनी आपकी वैल्यूज इसमें हो सकती है। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल लिखते हैं सर, क्या आएगा? 8 9 करेंगे 72 आएगा, 7 8 जा 56 होता है, 6 7 जा 42 होता है, 5 6 जा 30 होता है, 4 5 जा 20 होता है, 3 4 जा 12 होगा, 2 3 जा 6 होगा एंड 2 1 जा 2 होगा। इतनी टाइम्स हम PQR को अरेंज कर सकते हैं 3 डिजिट के नंबर में। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं। 2 और 6 8, 8 2 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20 का 2 कैरी गया 2, 2 और 7 9, 9 में फर्क करेंगे 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 2 23 24। तो 240 मीन्स 240 टाइम्स हम PQR जो है उनको अरेंज कर सकते हैं टू मेक द 3 डिजिट नंबर वेयर Q इज ग्रेटर देन P एंड R एंड P इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मीन्स 240 बार हम अरेंज कर सकते हैं उनको, इतने हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और दिवाली के दिन पिछली छूट होने के बाद वह 40% की छूट और दे देता है। अगर तमाम छूट में जो 20% और 40% दी थी उसको लागू करने के बाद भी दुकानदार का कुल लाभ 50% हो तो दिवाली के दिन 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य और लागत क्या होगा? 8,000 रुपए में बेची गई वस्तु का मीन्स 8,000 रुपए उसका क्या है? एसपी है। तो दो तरीके से एसपी निकाल सकते हैं। एक हम निकाल सकते हैं किससे? अगर हम मार्क्ड प्राइस से दो जो क्रमागत छूटें मिली है, मीन्स जो 20% की छूट मिली है, मीन्स 80% पे जो सेल किया है, और जो उसके बाद जो आपको 40% की छूट मिली है, मीन्स जो 60% पे सेल किया है, वो हमारा क्या हो जाएगा? आपका 8,000 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यही तो है। 8,000 में कब बेचेंगे? जब मार्क प्राइस पे पहले 20% की छूट देंगे और उसका 40% की छूट देंगे और टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000 आ जाएगी। दूसरा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दूसरा हमारा है, हमसे कहा गया है टोटल उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स ये जो 8,000 है
ये जो 8000 है ये 150% ऑफ सीपी होगा उसके कॉस्ट प्राइस के। क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है। तो हमसे कहा गया है मार्क प्राइस भी निकालना है और कॉस्ट प्राइस भी निकालना है। तो मार्क प्राइस तो इससे निकल आएगा, मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इंटू 100 और अपॉन में आपका आ जाएगा 80 इंटू 60। तो 20 ये इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ये 8 कैंसिल कर देगा इसको, आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, उसके बाद नीचे बचेगा 6। इट मीन्स 13050 मीन्स 1 2 3 4 5 अपॉन में 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13333.33 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 133 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका जो प्राइस आ जाएगा ये आ जाएगा आपका मार्क प्राइस का। और जब कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो ये हमारा है 8000 इज इक्वल टू 150 अपॉन 100 इंटू सीपी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको डायरेक्ट यही सॉल्व कर लिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1600 अपॉन में आ जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा सीपी, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1.666.666 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सीपी। तो ये है तरीका थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। अब आपको ये पूरा क्योंकि मैं बता रहा हूं तो लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 4000 रुपए पर 6 महीनों के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज दर के हिसाब से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, 4000 रुपए है। कितना है? 4000 रुपए है। आपसे कहा गया है टाइम कितना है, टाइम आपके पास कितना है, 6 मंथ का है। और जो आपको रेट है वो रेट हमें गिवन है 12% पर ईयर। क्लियर है? लेकिन यहां पर क्या है, आपसे कहा गया है कि त्रैमासिक, त्रैमासिक का मीन्स थर्ड मंथली। क्या कहा गया है हमसे कहा गया है थर्ड मंथली बताइए। तो थर्ड मंथली में दो चीजें समझिए, जब थर्ड मंथली होगा तो 6 मंथ में कितने थर्ड मंथली होंगे, 2 थर्ड मंथली होंगे, इसमें 2 3 महीने होंगे, तो टाइम आपका कितना हो जाएगा 2। और जब हम थर्ड मंथली करेंगे पर ईयर हमको 12% मिल रहा है और एक अगर 3 महीने की बात करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4% यहाँ पे आपका रेट आ जाएगा। क्योंकि एक साल में 4 थर्ड मंथली में 4 आपके क्वार्टरलीज होते हैं, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 3% आ जाएगी। सॉरी, ठीक है। अब हमने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने कहा था ये है, अब इसको मान लिए 2 साल के लिए मिल रहा है, इसको मान लिए मेन परसेंट, तो 2 साल का हमने आपको बताया था 2:1 होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पी का 3% निकालेंगे। इट मीन 4000 का सबसे पहले 3% निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 120 आ जाएगी। और फिर 120 का फिर से 3% जब निकालेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36, 36 अपॉन 10, 10 हो जाएगा 3.6 और ये आ जाएगा 3.6। पहले को 2 से 2 है, दूसरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आपकी हो जाएगी ये 250 और ये हो जाएगा 3.6, 243.6। इट मीन आंसर आ जाएगा 243.6। जिसने भी ये तरीका नहीं देखा है शॉर्ट ट्रिक का, वो आप लोग की हमारे वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये 2:1 यहाँ पे यूज क्यों किया है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है यदि एक संख्या का 20% 50 हो, मीन्स हम लेट करते हैं, लेट x इज द नंबर। ये सब मन में लेट करते हैं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूं। तो x का 20% का मीन्स 20/100, ये जो है 50 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 100/20, ये वहीं हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये करके 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। क्लियर है? और हमसे कहा गया अगर x का 20% 50 हो तो जो संख्या है उसका मीन्स यही x का 87.5% क्या होगा, मीन्स इस 250 का 87.5% आपको निकालना है। क्लियर है? तो सीधे हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि क्या है, x का 20% पूछा गया है, x का 20% क्या है, 50 है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 50
किसका 20% है, 50 किसका 20%। जब हम अब उल्टा बोलते हैं, पैसिव वॉइस में बोलते हैं, तो नीचे 20 ऊपर 100 आ जाएगा। और अब इसका क्या निकालना है, अब इसका निकालना है 87.5%। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन एग्जाम के टाइम पे ऐसे होगी। तो ये 100 ये 100 तुरंत कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/2 इंटू 87.5, 5 तो 0 हटाएंगे, नीचे इतना आएगा, 5 2 कैंसिल हो जाएगा, 875 अपॉन में 4। उसके बाद करेंगे तो ये से कैंसिल करेगा, 4 1 जा, सॉरी 4 2 जा, फिर 4 1 जा, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा, 4 8 जा 32, उसके बाद 75। तो आंसर आपका हो जाएगा 218.75। ये होता है कैलकुलेशन जब हम एग्जाम के टाइम पे करते हैं, और ये हो गया, हम आप उसको कैसे एलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कहा गया है कि 1/4, 1/5 एंड 5/6 का निकालना है एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए, जब हमें एलसीएम निकालना होता है फ्रैक्शंस का, तो हम ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ निकालते हैं। इनका एचसीएम निकलेगा और इनका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो 5 1 और 1 का एलसीएम तो 5 ही आएगा, और अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का मीन्स होता है कॉमन। तो 4 5 और 5 6 इनमें कोई एक चीज कॉमन नहीं है, मीन्स 1 कॉमन है। तो आंसर आपका 5 और 1 का मीन्स आंसर आपका क्या आ जाएगा 5। तो ये 5 सेकंड का 10 सेकंड का क्वेश्चन है, डेट देख के करने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा गया, इसको समझिएगा। इसमें कहा गया है कि एक नाव जो है, जो टोटल डिस्टेंस है वो 108 मील की कवर करती है, 108 मील की डिस्टेंस वो कवर करती है, लेकिन जब वो अपवर्ड जाती है और जब वो डाउनवर्ड जाती है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 1/2 आवर्स का। मीन्स 4.5 घंटे उसको ज्यादा लग जाते हैं जब वो अपवर्ड जाती है। अपवर्ड जाने का मीन्स है अगेंस्ट द करंट, और डाउनवर्ड का मीन्स विद द करंट होता है। तो उसको 4.5 घंटा ज्यादा लगता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी तो लिख सकते हैं। और जब हम लिखेंगे T1 तो होगा D1S1, जब लिखेंगे T2 तो होगा D2S2। क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज हमें और गिवन है, वो हमें गिवन है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट जो है वो हमको दी गई है 10 मील प्रति घंटे। क्या दी है, 10 मील प्रति घंटा, ये हमें दी गई है स्पीड ऑफ बोट। तो अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, अगर हम टाइम के डिस्टेंस से देखें तो हमारा होगा T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है वही हमें दिया है 4.5 घंटे, और 4.5 को सॉल्व करेंगे तो 9/2 आता है, तो ये हो जाएगा 9/2। और T1 को मिल सकते हैं D1 अपॉन S1, और T2 को मिल सकते हैं D2 अपॉन S2। यही तो वैल्यू होगी हमारी 9/2 के इक्वल। ये हो जाएगा हमारा 9/2 के इक्वल। अब D1 अपॉन S1 का मीन देखिए, D1 D2 दोनों में सेम है, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 108 मील की। तो यहां पे हो जाएगा 108, S1 की वैल्यू हो जाएगी 10, और सॉरी S1 की वैल्यू 10 नहीं होगी, S1 हमारा है अपवर्ड के लिए, ये हमारा अपवर्ड है और ये हमारा डाउनवर्ड का है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो स्पीड ऑफ करंट है वो कितनी है, x है। तो जब हम अपवर्ड जा रहे होंगे, मीन्स ऊपर की ओर जा रहे होंगे, हमें टाइम ज्यादा लग रहा होगा, तब हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड जो होगी वो बोर्ड के स्पीड से माइनस होगी, इट मीन्स 10 - x हो जाएगा। और फिर 108 जब जाएंगे और जब डाउनवर्ड जाएंगे तो हो जाएगा 10 + x, और यही वैल्यू हो जाएगी 9/2 की। अब कैलकुलेशन के लिए आप इस चीज को समझिएगा, कैलकुलेशन के लिए 108 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो 108 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 1/10 - x, यहां पे बचेगा 1/10 + x, और वैल्यू हमारी हो जाएगी 9/2। 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा, 9 2 जा कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 12। अगर हम यहाँ पे एलसीएम में तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम होगा, नीचे का नीचे से एलसीएम हो जाएगा, तो 10 + x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 + x। जब माइनस हो बीच में तो हमेशा ब्रैकेट लगा लीजिए, गलती नहीं तो हो जाएगी, यहां हो जाएगा 10 - x, और नीचे आपका a - b और a + b का फॉर्मूला a² - b² बनेगा, तो हो जाएगा 100 - x², और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2 के इक्वल। क्लियर है। अब आपको करना कुछ नहीं है,
आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो मैंने आपको बताने के लिए किया था। तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होती है प्लस, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 2x, और 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 भी देखिए, ये वाला 2 अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 2x, क्योंकि ये वाला 2 अभी 12 से मल्टीप्लाई हो चुका है क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 48x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे एज इम्प्लाइज लिख के, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। क्या करेंगे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। इट मीन 100 1 जा 100 कैसे पार्ट करने हैं कि माइनस होके 48 आए। तो हमको पता है 50 इंटू 2 करेंगे, 50 2 जा 100 भी होता है, और जब 50 से 2 को माइनस करेंगे तो 48 भी आ रहा है। इट मीन मल्टीप्लिकेशन में 100 और माइनस करने पे 48 आ रहा है। तो मैंने आपको इक्वेशन बताया था, जब आपकी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c के फॉर्म में होगी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या हो, माइनस हो, तो हमेशा बड़े वाले की वैल्यू, जो फैक्टर, 2 फैक्टर आए, एक 50 आया और एक 2 आया है, तो जो बड़ा वाला होगा वो माइनस में, जो छोटा वाला होगा वो किसमें हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा। अगर छोटा वाला प्लस में हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 ही आ जाएगी। और यही हमसे पूछी गई थी कि नाव की जो चाल, सॉरी जो धारा की चाल है वो कितनी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी 2 मील प्रति घंटे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफिकेशन का है, हम लिख लेते हैं। लिखा है 29.6, और जब का होता है मीन्स ऑफ, मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखा है 90/37 डिवाइडेड बाय 180.30 इंटू 17/60.1। क्लियर है? तो सीधी बात है, ये नीचे आ जाएगा और ये साफ ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहले काम ये कर लीजिए, हो जाएगा 29.6 इंटू 90 इंटू 60.1, और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180.30 इंटू 17 इंटू 37। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 2 है, तो ये गया, और ये एक के बाद और एक ये चला गया, ये एक और एक 2 डेसिमल के बाद, और ये मिलके 2 डेसिमल के बाद, तो ये आपकी वैल्यू पूरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, ये 601 हो गया, ये इतना हो गया। अब क्या करते हैं, अब एक 0 और एक 0 को भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा है क्या, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए 601 1 जा, और 6 3 जा 18 होता है, 1 3 जा 3 होता है, ये पूरा 3 जा कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 1 और ये 3 3 जा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम 37 को देखें, 37, तो ये आपका लगभग 8 जा जाएगा, बिकॉज 3 8 जा होता है 240 और 7 8 जा होता है 56, और ऐड करेंगे तो 296 ही आएगा। इट मीन 37 1 जा, और ये टोटल कितना चला जाएगा, ये 8 जा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 8 3 जा 24 और नीचे 70, ये आपकी वैल्यू आ गई 24/70, इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया शॉर्ट कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू शायद डेसिमल में वैल्यू पूछी गई है, हाँ वैल्यू आपकी डेसिमल में पूछी गई है, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो लगभग, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 1.411 समथिंग। तो 1.4 अगर समथिंग आपकी वैल्यू, हाँ 1.41 आपका आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर 8 मार्च 2010 को क्या था, सोमवार था, इट मीन्स अगर मंडे था, तो 8 मार्च 2011 को क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात समझिए, क्या है यहाँ पे, मार्च है, फरवरी को इसको क्रॉस नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए हर एक साल के बाद एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, मीन्स अगर 1 जनवरी को मंडे पड़ रहा है तो अगली 1 जनवरी को क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, अगर वो आपका लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो देखिए 2010 तो लीप ईयर है, लेकिन 2010 को फरवरी क्रॉस नहीं करनी है, ये पहले से ही फरवरी को क्रॉस कर चुका है। अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आएगा, इट मीन सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्यूसडे। बस बात खत्म। 1 दिन 1 साल के बाद बढ़ रहा है,
क्योंकि ये लीप ईयर है, लेकिन फरवरी को इसको क्रॉस नहीं करना है तो एक ही दिन बढ़ेगा। मान लिया जनवरी से जनवरी पूछा होता तो 2 दिन बढ़ते, क्योंकि ये आपका लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल नहीं, ये लीप ईयर आपका नहीं है, सॉरी, लीप ईयर आपका 2012 होगा। तो अगर लीप ईयर ये होता, मान लीजिए 2012 होता और तब फरवरी से पहले या फरवरी से पहले जनवरी के बारे में पूछा गया होता तो आपके 2 दिन बढ़ जाते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीम है जिसमें 20 खिलाड़ी थे और 20 खिलाड़ियों ने टोटल 40 अपना एवरेज बनाया। मीन 20 खिलाड़ियों जो रन बनाए उनका एवरेज कितना था, 40 था। लेकिन जब हम किसी ए बंदे को, एक्स मैच हुआ था यहाँ पे, और जब हम ए बंदे को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें, तो लोग हो जाते हैं 21, लेकिन एवरेज हो जाता है 39। जब एक ए बंदा है जिसके रनों को हम ऐड करते हैं तो लोग कितने हो जाएंगे, 20 से 21 हो जाएंगे, और वो सबका एक एक रन कम क्या कर देता है, कम कर देता है। तो समझेंगे डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जो 21वां मीन जो एक बंदा जो एक्स्ट्रा आया होगा, ठीक है, इसका भी तो 39 हो गया होगा एवरेज, एवरेज के हिसाब से मीन इसने भी 39 रन बनाए होंगे अगर एवरेज देखें। लेकिन ये बहुत ज्यादा कम रन लेके आया होगा तभी इसका एवरेज 39 हुआ है। तो इसने इस पूरे 20 लोगों के एक एक रन इसने कम किए होंगे, मीन टोटल 20 लोगों के एक एक रन कम किए होंगे, इट मीन टोटल 20 रन तो ये उधर से कम लेके आया होगा। और भी मीन 20 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 19। यहाँ पर मीन ये जो ए बंदा था इसने 19 रन बनाए होंगे, तभी टोटल एवरेज क्या हो गया था, 39 हो गया था, सबका एक एक रन कम हो गया था। ठीक है, फिर अगला मैच वाई मैच होता है, और जब वाई मैच होता है तो वाई मैच में पिछले मैच में कितने लोग हो गए थे, अब 21 लोग हो गए थे, और इनका एवरेज कितना था, 39 था। और कहा गया है कि ये लोग क्या करते हैं, इस बार 11 रन और बनाते हैं, तो टोटल जब हम 39 में 11 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। कितनी हो जाएगी वैल्यू, 50 हो जाएगी। मीन्स 21 लोगों का जो अब एवरेज हो गया है वो कितना हो गया, 50 हो गया है अगले बैच में। और जब एक बंदा और ऐड करते हैं, मीन जब ये 22वां बंदा हम ऐड करते हैं तो वो एवरेज क्या कर देता है, 52 कर देता है। तो फिर से देखते हैं, ये जो दूसरा बंदा जो प्लस एक बंदा आया होगा ये 52 रन तो लेके आया ही होगा, और इस बार ये पूरे ही 21 लोगों के लिए 2-2 रन लेके आया होगा, 21 लोगों के लिए 2-2 रन लेके भी आया होगा, तो ये आपका हो जाएगा 42। इन लोगों के लिए तो 42 रन लेके आया है, खुद भी इसने 52 रन बनाए हैं, इट मीन टोटल इसका हो जाएगा 94 रन। क्लियर है, और हमसे कहा गया था कि बी और ए का डिफरेंस कितना होगा, तो 94 से 19 को माइनस कर देंगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी 75, और ये हो जाएगा पुराने वाले खिलाड़ी जो इसने आके कम कर दिया था एवरेज, और नए वाला खिलाड़ी जिसने एवरेज आके बढ़ा दिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया है, ए एक काम को 50 दिनों में, बी अकेला उस काम को 40 दिनों में कर सकता है। तो ए करता है 50 दिनों में, बी करता है 40 दिनों में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 200, और उनकी जो इफिशियंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 4 और 5 बता चुके हैं, और टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इन लोग की, 9 हो जाएगी। ठीक है, कितना जल्दी से निकाल सकते हैं माइंड में भी। ए के द्वारा काम आरंभ किया जाता है और 20 दिनों तक वो काम करता है, तो 4 की इफिशियंसी से अगर 20 दिनों तक काम करेगा तो 4 गुणे 20 मीन्स वो 80 काम निपटा देगा, और टोटल वर्क ये होता है, हमने बता रखा है, आप हमारे टाइम एंड वर्क की वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। तो 200 में से 80 काम वो कर लेता है, तो माइनस करेंगे कितना काम बचा, 120 काम बचा। अब 120 काम को ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 120 काम को ए और बी दोनों करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी 9 से करेंगे, अगर 9 से करेंगे तो 120/9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 4 12 मीन्स 40/3 इतने दिन और लगेंगे। और हमसे ये नहीं कहा गया है कि आखिरी में कितने दिन लगेंगे, हमसे कहा गया है कि टोटल कितने दिन लगेंगे। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, तो जब हम 40/3 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये 13 पॉइंट समथिंग आएगी, ये हो जाएगा 13.33, और 20 दिन पहले लग चुके हैं जो कि ए ने काम किया था, तो टोटल हो जाएगा 33.33, ये आपके टोटल डेज लगेंगे। अगर ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 34 समथिंग आपके आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर आकार के 3 गिलास दही और पानी का मिश्रण दिया गया है 2:3, तो दही और पानी का रेशियो आपको दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट में जो आप लिख रहे हैं डीपी या कुछ भी लिख सके। 3 लीटर वाले में दिया गया है 2:3, 4 लीटर वाले में दिया गया है 3:7, और उसके बाद दिया है 4:11। तो देखिए हमने आपको, और हमसे कहा गया है अगर तीनों मिश्रणों को एक बर्तन में एक साथ डाल दिया जाए तो फाइनल दही और पानी का अनुपात क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही मिक्सचर एलिगेशन के आते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आपको बताया था अगर रेशियो आपके इक्वल ना हो, पहले देख लेते हैं कौन कौन से पात्र हैं। एक है 3 लीटर का, एक है 4 लीटर का और एक है 5 लीटर का। ये 3 का दिया है, ये 4 का दिया और ये आपको वैल्यू 5 की गिवन है। ठीक है। अब हमसे कहा गया है, हमने आपको बताया कि सबसे पहले अगर रेशियो की टोटल क्वांटिटी इक्वल हो तो उसको इक्वल कर लिए। देखिए इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे 5 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 10 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 15 आ रहा है। तो आपको क्वांटिटी टोटल सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए आपको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5, 10 और 15 का जो एलसीएम है वो आपका आ जाएगा 30 और 35 को 30 करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 10 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 15 है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपके पास रेशियो हो जाएगा 6 to the 8 एंड 6 to the 12 एंड 3 6 the 18। क्लियर है? ये हो जाएगा 3 लीटर वाले का। इधर करेक्ट करेंगे तो 3 3 the 9 एंड 7 3 the 21। ये हो जाएगा 4 लीटर वाले का। और जब 2 से करेंगे तो 4 2 the 8 एंड ये हो जाएगा 22। अब देखिए टोटल क्वांटिटी सेम हो गई। 12 18 ऐड करेंगे 30 आएगा, 9 21 ऐड करेंगे 30 आएगा, 8 22 ऐड करेंगे 30 आएगा। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, रेशियो इक्वल कर दिए। अब हमको आखिरी काम क्या करना है, जितने लीटर हैं ये लोग उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको एक साथ मिलाया जा रहा है। करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 रेशियो 54। यहां आ जाएगा 36 रेशियो 84। यहां पे आ जाएगा 40 रेशियो 110। अब कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है। जो फाइनल आपका आ रहा होगा उसको सॉल्व थोड़ा सा कैलकुलेट इजीली करना पड़ेगा। तो 6 6 12 का 2 कैरी गया 1, 4 3 7 3 10 1 11। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 4 आपका हो जाएगा 8, 11 में 19 और 19 में 5 करेंगे 2 4 8। तो फाइनल आपका आ गया 112 अपॉन 248। अगर देखें तो आपका ये 2 से जो डिविजिबल होगा तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 1 दा, 2 दा, 2 4 दा और ये आपका हो जाएगा 2 5 दा एंड 2 6 दा। क्लियर है? हाँ। फिर 2 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 6 दा एंड 2 2 दा। यहां करेंगे तो 2 2 दा 4 एंड 2 8 दा। फिर करेंगे ये 31, फिर करेंगे ये 14। मुझे ध्यान देना, मैं डायरेक्ट को 4 या 8 से कर सकता था, मैंने टाइम लगा दिया। 4 अपॉन 31 आंसर आएगा। 14 अपॉन 31 का मीन्स है 14 रेशियो 31 फाइनल हमारा हो जाएगा दूध और पानी का, सॉरी दही और पानी का रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ 220 छात्र हैं तो ठीक है 220 छात्र हैं। फिर हमसे कहा गया है शेष महिलाएं हैं। 220 छात्रों में कितने पुरुष हैं, तो मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं देख लीजिए। कहा गया 220 में 120 अगर मैन है तो 100 कितनी हो जाएंगी, वुमेन हो जाएगी। फिर हमसे कहा गया है कि पुरुष के 25% और महिला के 20%। तो 120 का 25% निकाल लेंगे और 100 का 20% निकाल लेंगे। तो 100 का 20% तो सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दा, ये हो जाएगा 1। इसको करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये कितने हो गए 30। तो कहा गया है कि 120 मीन्स मैन का 25% और वुमेन का 20% जो है वो रसायन विज्ञान का है, मीन्स केमिस्ट्री के हैं। तो इतने लोग केमिस्ट्री के हो गए, ये हो गए बॉयज केमिस्ट्री के और ये हो गए गर्ल्स केमिस्ट्री की। ठीक है। फिर हमसे कहा गया है रसायन विभाग के 20% पुरुष मीन्स इस 30 का 20%, इस 30 का 20% और इस 20 का 25% महिला क्या हुए हैं, ये लोग फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण कुल, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 5 दा, इसको करेंगे ये हो जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि इसमें 6 लोग जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें करेंगे तो ये 5, ये 5, इसमें 5 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल 11 लोग जो हैं वो लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन समझिएगा, ये नहीं कहा गया है कि 220 में कितने लोग पास हुए हैं, ये हमसे कतई नहीं कहा गया है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रसायन विभाग में परीक्षा में कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रश्न बताइए। तो रसायन विभाग में टोटल कितने लोग थे, 30 और 20 लोग थे। तो 11 लोग पास हुए हैं 50 लोगों में, इसका परसेंट हमें निकालना था। तो ये करेंगे 2 आएगा और सॉल्व करेंगे तो 22% आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कहा गया होता कि कुल छात्रों में कितने पास हुए हैं, कितने परसेंट, तो
इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते, तब हमारी वैल्यू ये होती, ये हो जाता 2 ज़ा, तब आपकी वैल्यू आती 5%। ठीक है, तो अगर 5% आपके ऑप्शन में दिया होगा तो आप जल्दी से ये लगा के आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने वाली बात है, उसमें कहा गया है कि रसायन विभाग में कितने % बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो रसायन विभाग में टोटल 50 लोग थे, जिसमें से 11 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार कमरे के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 10 और 12 फुट है। मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो है 15, 10 और 12 फुट में। ठीक है, फिर हमसे कहा गया है इनमें से इसी के बीच में एक दरवाजा और 2 खिड़की है। जो दरवाजा है वो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और उसकी जो आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखे हैं वो हमको दे रखे हैं 6 और 4, और जो 2 खिड़कियां हैं उनका दे रखे हैं 5, 5 का। ठीक है, तो ये देखिए आपका स्क्वायर, ये आपका कुछ कि वर्टिकल फॉर्म में आपका क्या होता है, एक कमरा होता है जिसमें एक यहाँ पे दरवाजा होगा, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे एक खिड़की है। तो हमसे कहा गया है कि चारों दीवारों को रंगने के लिए अगर रुपए 14 प्रति फुट स्क्वायर की दर से अगर पैसा लग रहा है तो व्हाइट वॉश करने में, तो टोटल कितनी लागत आएगी। तो चारों दीवारों को अगर रंगेंगे तो उसमें बता भी रखें, और वैसे ही बताना चाहिए कि आपकी छत और आपकी फर्श जो फ्लोर और रूफ है वो आपका नहीं आएगा, चारों दीवारें आएंगी। और अब हम चारों दीवारों में क्या करेंगे, खिड़की 2 खिड़की और 1 दरवाजे के एरिया को माइनस कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए 2L + B × H जो होता है, ये आपका होता है फॉर्मूला चारों दीवारों के एरिया का। क्यों होता है, क्योंकि हमारे कमरे में 2 दीवारें जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें लेंथ और हाइट होती है, और 2 दीवारों में हमारी ब्रेथ और हाइट होती है। ठीक है, और उसी में जब हम 2 और H जब कॉमन ले लेते हैं तो 2 बाहर आता है, H बाहर आता है, अंदर L और B बचता है, इसलिए ये 4 दीवारों का हमारा एरिया होता है। ठीक है, और इसमें से हमको माइनस कर देना है क्या, एक रेक्टेंगल ये वाला 6 × 4 प्लस 6 × 4, और ये क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो 2 खिड़कियां हैं, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, मीन साइड स्क्वायर, मीन 5 का स्क्वायर या हम बोलते हैं 5 × 5। लेकिन क्योंकि 2 खिड़कियां हैं तो हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 2, इसमें लेंथ है 15, ब्रेथ है 10, हाइट है 12, माइनस 6 × 4 = 24, माइनस 5 × 25, और ये आपका हो गया 50। कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 74। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 10 हो गया 25, 15 और 10 हो गया 25, 25 का 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, और 50 का इसको करेंगे तो हो जाएगा 600। और जब 600 करेंगे 74 माइनस करेंगे इसमें से, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 526 फुट स्क्वायर। कितना हमारा क्या आ गया, एरिया है, जो सिर्फ रंगाई करनी है, इसी की रंगाई कर सकते हैं। तो यही 526 को टोटल रुपए पर फुट स्क्वायर जितना मिल रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर देगा, व्हाट इज द आंसर विल बी, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है किसने, हरि ने 6.25% पर ईयर की दर से SI के रूप में, साधारण ब्याज की दर से उसने 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015 तक किसी बैंक में उसने जमा किया। कितने रुपए जमा किए, उसने जमा किए ₹25,000। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि उसको 18 तारीख को कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज पूछा गया है, हाँ उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो हम देख लेते हैं कितने डेज हुए या कितना टाइम इसमें हुआ। तो 4 फरवरी, क्योंकि 2015 आपका लीप ईयर नहीं है तो 4 निकलेगा, बचेगा 24 दिन इसके बचेंगे। उसके बाद मार्च के पूरे 31 दिन और अप्रैल के 18 दिन ऐड करेंगे तो 8199413 का 3 कैरी गया 1। उसके बाद 1 में ऐड करेंगे 2, 2, 3, 5, 2, 7, टोटल 73 डेज होंगे। लेकिन क्या है, 73 डेज तो हैं, लेकिन पर ईयर क्योंकि मिलना है इसलिए हमें 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे साल में 365 दिन होते हैं। वो भी 2015 की बात हुई तो उसमें 365 दिन ही होंगे।
तो साधारण बल का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। पी आपका दिया है 25000, आर आपका है 6.25 और 73 अपॉन में 365 हम करेंगे, क्योंकि हमें पर ईयर में ये परसेंटेज इवन था, और अपॉन में 100 तो आपका होता ही है। बस इसको हमें सॉल्व करना है। हम 2 0 कैंसिल करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 0 और बढ़ेंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 2 उसके बाद अगर आगे कैंसिल करना चाहें तो 75 3 1 73 5 जो होता है वो ये कैंसिल होता है, 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 625 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4.50 मीन 312.50 रुपीज उसको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा इतनी अवधि के दौरान। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है n तत्वों वाले एक समूह के उप समूहों की संख्या क्या होगी, मीन्स जो उसका सब ग्रुप होगा वो क्या होगा। तो आपने अगर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 to the power n होती है। अगर n ग्रुप है तो उसके नंबर ऑफ द सब ग्रुप्स जो होंगे वो 2 to the power n होंगे। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा 0 C1 Cn फिर 1 Cn 2 Cn। जब सॉल्व पूरा करते हैं, जब NCn -1 तक पहुंचते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 2 to the power n ही होती है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। मीन्स ये जो क्वेश्चन था ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड था, इसको कोई कैलकुलेशन इसका नहीं है। मीन्स n ग्रुप वाला अगर कोई समूह है तो उसके उप समूह की संख्या हमेशा 2 to the power n ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 2 to the power n ही होगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है डेसिमल वाले से, कंटिन्यूअस डेसिमल 234 एंड सो ऑन। जब कोई भी रेपिटेशन होने लगता है आपका क्या कहते हैं डिजिट, तो आप उसको अगर बार लगा देते हैं, मीन्स हो जाएगा 23.234 बार। और इसको कैलकुलेट करने का आपने तरीका देखा होगा। पहले तो 23 को अलग कर लेते हैं, 23 हमारा अलग हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं 234, क्या लिखेंगे 234। उसके बाद कितने में बार लगाए, 2 में बार लगाए। पहले हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करते हैं, देखिए 234 पूरा लिखेंगे, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं होगा तो 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, जितने के ऊपर बार लगेगा उतने हम 9 लिख देते हैं, और जितना खाली रहता है उतना हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हो जाएगा 23 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 232 अपॉन में 990। ठीक है, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 07722। ठीक है, 232 अपॉन में 990। आगे इसको ऐड करते थे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 3 10 का 0 कैरी गया 1, उसके बाद 7 2 9 1 10 का 0 कैरी गया 1, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 अपॉन में 990। ये हमारी अभी वैल्यू कितनी आ गई। क्वेश्चन में हमसे डेसिमल वैल्यू नहीं कही गई है, क्वेश्चन से कहा गया है अंश और हर में अंतर कितना होगा। तो याद रखिएगा वैल्यू हमारी आई है 23002 अपॉन 990। तो अभी डेसिमल में अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ज्यादा निकलेगा, पहले इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 0 2 1 2, यहाँ पर कहेंगे 2 4 8, 2 9 18 एंड 2 5 10। अब हमारे पास ये फाइनल जो आई है, ये हमारे पास आई है फाइनल फ्रैक्शन, और इन्हीं में हमें कहा गया है अंश और हर का डिफरेंस निकालना है। तो अंश और हर का डिफरेंस निकालेंगे, देखते क्या वैल्यू हमारी आएगी। 4 9 5, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, उसका 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, ये आ जाएगा 0 और ये आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 11006। ठीक है, क्वेश्चन पूरा देखना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जो रेशियो है वो आपको गलत दे रखा है, क्योंकि आयोग ने जैसा आंसर आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग रेशियो जो है उन्होंने गलत दे रखा है। इसमें कहा गया है चूने और पानी के 324 लीटर के मिश्रण में, तो टोटल मिश्रण कितना है 324 लीटर का आपका मिश्रण है, और कहा गया है पानी और चूने का जो अनुपात है 7:2 है। कितना है, पानी और चूने का अनुपात। तो पहले में जो आपको दिया है वो चूने और पानी का अनुपात दिया है, पानी और चूने का नहीं होगा, वो दिया है 7:2, इसको सही कर लीजिएगा। और बाद में कहा गया है अगर इसी चूने और पानी को 7:4 करना है
तो कितना पानी और मिलाया गया होगा। ठीक है, ये तो कहा गया है क्वेश्चन में। हाँ, अगर चूने और पानी का 7:4 अनुपात का मिश्रण पाने के लिए इस मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा, तो देखिए पानी ही चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? 2 यूनिट चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? पानी 2 यूनिट चेंज हो रहा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको 324 दी गई है। तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू 324 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 324/9 होगी और 2 यूनिट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा 9 3 27, 9 6 और ये आपका 72 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। आयोग ने इसका आंसर जो है वो 72 लीटर ही दिया है और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पे यही गलती की थी कि चूने की जगह पानी और पानी की जगह चूना कर दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है। 10% का लॉस होता है, इट मींस हम ऐसे लिखते हैं x जो है, x का जो 90% है वही तो 1350 हुआ, क्योंकि उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो सीधे हो जाएगा 90/100, ये टोटल x वैल्यू निकल आएगी। और कहा गया है अब अगर उसको 4% का प्रॉफिट चाहिए हो, 4% का प्रॉफिट का मीन्स 104%, तो अब इसका 104% निकाल लेंगे। ठीक है, तो धीरे आपको पता चल रहा होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 90 नीचे आएगा और 100 ऊपर जाएगा कि ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाता है। मीन्स एक जगह प्रॉफिट, एक जगह अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको ये 100 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो 9 से इसको कैंसिल, 0 कैंसिल कर देंगे, इसको करेंगे 9 1 9 5 मीन्स 15 × 104, तो 15 4 60, 1560 will be the value in which he will get 4% profit। क्लियर है? अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कितने अलग अलग तरीकों से ABCDEF को क्रमबद्ध किया जा सकता है जिससे DEF हमेशा साथ में ही रहे। अब ऐसे समझिए ABCDEF ये हो गया कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब DEF को साथ में रखना है, लेकिन एक ही ऑर्डर में नहीं रखना है। तो ये पूरी एक बॉडी हो जाएगी, तो 1 ये, 2 ये, 3 ये और 4 ये, तो टोटल इन लोगों को हम 4 फैक्टोरियल 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मीन्स बात कर सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इनटू DEF भी तो अंदर 3 बॉडी है, DEF में भी तो आपस में चेंज होते रहेंगे, मीन्स 1 2 3 मीन्स इन लोगों को भी 3 तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो 4 × 3 × 2 × 3 × 2 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 3 2 6 3 2 6 6 6 36 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 एंड 4 6 12 2 14 मींस 144 विल द आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से होता है, इसको देख के ही आंसर आ जाता है आपका। 5 से 10 सेकंड में आप इसको आराम से कर लेंगे। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि 6⁻76 को 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, कितना शेषफल आएगा। तो बात समझिए, 6 और 67 को हम ऐसे रखेंगे, 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 till 6⁻75 मीन्स 76 टाइम्स तक, है ना। और जब उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जब पहला वाला 5 इसको कट करेगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसको कट करेगा तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, इसको कट करेगा तो 1 छोड़ेगा, इसको 1 और इन 5 को मिलाकर 1 2 3 4 5 ये फिर से इसको कट कर देगा। क्लियर है? अगर 5 से डिवाइड होगा मीन्स 5 के जो 5 बार जो 6 है उनको पूरी तरीके से जो 5 है वो डिवाइड कर देगा। इट मीन्स अगर 6⁻76 है तो उसमें से 6⁻75 क्योंकि 75 5 के मल्टीपल में है, इतना तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, एक भी रिमाइंडर नहीं छूटेगा। तो 6⁻76 में से 6⁻75 चला गया, बचा 6⁻1 और अब अगर इसको डिवाइड करेगा तो सिर्फ रिमाइंडर आपका 8 आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 3 अंकों की ऐसी संख्या जिन्हें 5 6 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। किससे डिवाइड किया जाए? 5 6 7 और 8 से डिवाइड किया जाए तो जो शेष आ रहा है मीन्स जो रिमाइंडर आपका आ रहा है
वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर है? तो मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया था। ये छोटी से छोटी संख्या की बात जब कही जाएगी तो हमेशा हम एलसीएम देंगे, क्योंकि वो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, तो हमें इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने का हमने सीधे तरीका आपको बताया था कैसे एलसीएम लेंगे। देख लेते हैं, कॉमन इन दोनों में कुछ कॉमन है, ये है 2, ये है 3, ये 3 टाइम्स 2 है। इट मीन्स इस 2 का काम यहां से चला जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। मीन्स हमारे पास जो प्राइम फैक्टर बचे वो यही बचे, और ये आपका 8, ये पूरा पूरा आपका एलसीएम में आएगा। ठीक है, मीन्स जिसके पास संख्या ज्यादा होती है उसी को लिखते हैं, बच्चे को हटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है 3 टाइम आ रहा है, तो ये वैसे ही इसके साथ एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 5 3 15, 15 7 105, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और 8 1 8, मीन्स 840 आपकी वैल्यू आएगी, जो कि मिनिमम ऐसी वैल्यू होगी जो इन सबसे क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। लेकिन वो संख्या बतानी है जो 3 रिमाइंडर छोड़ती है। तो हमने इसके लिए भी आपको शॉर्ट ट्रिक पूरी बता रखी है अपने एलसीएम एचसीएफ के लेक्चर में, आप लिंक पे जाके देख लीजिएगा। मैंने पूरी तरीके से इसको ढंग से डिस्क्राइब किया है। तो 840 वो नंबर है जो कि इन सबसे पूरी तरीके से क्या होता है, डिवाइड होता है। मीन्स अगर इसमें 3 ऐड कर देंगे, मीन्स 843 कर देंगे, तो ये लोएस्ट नंबर होगा जो कि 843 से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 डिजिट का नंबर हमें चाहिए, कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि इन सबसे डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो अगर ये तो 1 हो गया, अब इसी के मल्टीपल में सब होंगे। जैसे इसका हम 2 टाइम्स करेंगे वो 16 समथिंग आएगा, 1696, 1686, और ये तो आपका 4 डिजिट का हो गया। मीन्स ये एक छोटा सा छोटा नंबर है, और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, सिर्फ एक ही एक ऐसी संख्या है जो कि उन सबसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या होगी, 1 छोड़ेगी, रिमाइंडर 3 छोड़ेगी। तो ओनली 1 नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विल बी डिवाइडेड बाय दीज 3 टू गेट 3 रिमाइंडर। क्लियर, टू लीव 3 रिमाइंडर। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, पहला भाग 30 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा भाग 70 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, पूरा करता है। इस पूरे में उसकी औसत गति क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि औसत गति मीन्स एवरेज स्पीड का, या आपके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जो कि एवरेज यहां से आता है 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, एक्स में आपस में ऐड हो जाएंगे। ये सब होता है जो आपको दोनों वेलोसिटीज गिवन हो, क्लियर हो, या उससे ज्यादा वेलोसिटी गिवन हो तो ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसी के आगे 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन सब कुछ ऐड करते चले जाएंगे। और दूसरा जो आपको टाइम और डिस्टेंस दिया होता है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका दूसरा फॉर्मूला होता है। तो यहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सीधे 2x का मीन्स पहली वाली वेलोसिटी, y का मीन्स दूसरी वाली वेलोसिटी, अपॉन में 30 प्लस 70। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके 100 हो जाएंगे। 100 का मीन्स क्या है कि ये 2 0, ये 2 0 को कैंसिल हो जाएंगे। 7 6 21, 2 42, तो आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ हिज जर्नी। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा, और विद द रेडियस ऑफ सर्कल, जो एक ऐसे त्रिकोण बनाती है जिसके अंदर एक ऐसा ट्रायंगल बनता है जिसकी भुजाओं की माप 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाई हो। मीन 8 यूनिट, 8 यूनिट, 15 यूनिट और 17 यूनिट उसकी क्या हो, मेजरमेंट हो उसकी साइड की। तो आपको पता होना चाहिए, पहले बता देते हैं क्या था, 8, 15 और 17, ये क्या है, ये आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये आपकी ट्रिपलेट है, या फिर क्या है, ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट होने का मीन्स है कि जो सर्कल है उसके अंदर जो ट्रायंगल बनना होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनना होगा। कौन सा ट्रायंगल बनना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनना होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो उसका जो हाइपोटेनस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है वो उसका डायमीटर होता है, ऐसा समझिए, या वो उसके सेंटर से होके जाता है। क्योंकि ये ट्रिपलेट थी इसलिए
वृत्त के अंदर मीन सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल बनना था वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पहली चीज, ये एक लॉ आया। दूसरा लॉ पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो सर्कम सर्कल होता है वो उसका जो हाइपोटेनस, उसका जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर जो है वो उस ट्रायंगल के हाइपोटेनस से होके जाता है। तो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ये 17 हो गई, ये 8 हो गई, ये 15 हो गई, इट मीन 17। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 17 यूनिट हो जाएगा। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर बाई 2, इट मीन हो जाएगी 8.5। तो दिस इज द आंसर। तो ये आंसर कुछ नहीं करना होता है, जो बच्चे जिन्हें ढंग से याद होता है वो देख के तुरंत 2 सेकंड के अंदर समझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उन्होंने देखा कि ट्रिपलेट है, इट मीन क्या होगा, सर्कम सर्कल है, इट मीन 17 होगा। क्या पूछा है, रेडियस पूछा है, हाफ कर देंगे, डायमीटर पूछा है, सेम आंसर। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बुक में सही से लिखा नहीं है, हम इसको पूरा बता देते हैं क्या है क्वेश्चन। ये मैंने आपको जब करनी के शर्ट के बारे में बताया था, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 56 माइनस 56 माइनस एंड सो ऑन। अब आपको याद होगा मैंने करनी के वीडियोस बनाए, जिसने भी नहीं देखा है वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि जब कुछ ऐसा आता है और इनफाइनाइट हो तो देखते हैं कि वो कौन से तरीके का है। क्या वो सेम नंबर है, अगर सेम नंबर है तो क्या उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो क्या उसके फैक्टर ऐसे होंगे जो अगल बगल के होंगे। तो ये क्या है, ये 7 8 है। क्या है ये 7 8 है। तो आपको याद होगा एक फैक्टर 7 होगा और एक फैक्टर 8 होगा। फिर हमने कहा था अगर माइनस होता है तो छोटा वाला प्लस और बड़ा वाला माइनस होगा। क्लियर है। क्या होगा, हमने आपसे कहा था कि जब 7 × 8 मीन अगल बगल के डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, मीन अंतर एक का ही है, तो अगर माइनस होगा तो छोटा वाला प्लस बड़ा वाला माइनस होगा, और अगर बीच में प्लस होगा तो बड़ा वाला प्लस तो छोटा वाला माइनस होगा। और आंसर हमेशा प्लस वाला ही रूट के बाहर आता है, इसलिए +7 विल बी द आवर आंसर। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन दी है, 8 to the power 2.3, 4 to the power 0.8, 16 to the power 0.4 एंड 2 to the power x। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए, बस हमें ये सारे 2 की पावर्स में इनको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 6.9। ये 2 की पावर 2 होता है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1.6। ये 2 to the power 4 होता है, मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1.6 हो जाएगा। ये 2 to the power x है। अब पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है, तो 6.9 1.6 और 1.6 ऐड हो जाएगा, तो 6 6 हो जाएगा 12, 12 में 9 ऐड करेंगे 21 का 1 कैरी गया 2, और उसके बाद 6 1 7 1 8 और 2 10, 2 to the power x कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू हो जाएगी 10.1। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कहा गया है अगर m n का संबंध 1 2 3 4 तो मीन्स m और n की वैल्यू 1 2 और 3 4 के अंदर ही अंदर हो तो सूत्र x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे गलती मिसप्रिंट हो गया, ये mx स्क्वायर है, और जब बुक छपी है तो अगर मिसप्रिंट हो गया है, mx स्क्वायर प्लस nx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके वास्तविक मूल में जो रियल रूट होंगे, रियल वैल्यूज इनकी निकालेंगे, उनके समीकरण कितने हो सकते हैं, मीन्स कितने समीकरण रियल रूट के हो सकते हैं इस फॉर्म में, इन सबको वैल्यू रख के इसके कितने रियल रूट निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, हमको पता नहीं है कि उसके लिए हमें पता है जो d की वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और d क्या होता है, d होता है डिटरमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। अब b क्या है, तो देखिए ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। आपको पता हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो b स्क्वायर मीन्स n का स्क्वायर और 4ac का मीन्स 4, a की वैल्यू क्या है m और c की वैल्यू है 1, तो इंटू में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब हमको इसी फॉर्म में ये सारी वैल्यूज रख के देखनी है। तो जिसको पता होगा उसको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, वो ये समीकरण देखेगा, रियल नंबर देखेगा तो डायरेक्ट इसको लिखने के बाद ये वैल्यू लिख देगा, इतना टाइम करने में नहीं लगेगा। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो n स्क्वायर की वैल्यू 4m से बड़ी या बराबर ही हो सकती है। तो समझिए जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी वैल्यू इसकी, तो इसमें 1 रखने पर एक भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इधर देख लेते हैं, b स्क्वायर लिखते हैं, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4m।
अब रखना एक बार 0 है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, एक बार 4 रखना है, सब 0 नहीं रखना है, 0 गिवन नहीं। तो एक बार 1 रखेंगे, जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 into 1 होगी। ठीक है भाई, मिनिमम m की वैल्यू तो मिनिमम 1 ही है, 1 रखने पर ही बड़ा आ रहा है, तो इस पर एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 1 जा 4 मीन्स 4 कभी भी ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो एक भी रियल नंबर इस पे नहीं बनेगा। फिर n के लिए अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम m की एक ही वैल्यू रख सकते हैं, कौन सी रख सकते हैं, 4 into 1 रख सकते हैं, जो कि आएगी 4, एंड 4 4 के इक्वल तो हो ही सकता है। 2 रख के देखेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा, और वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। मीन्स जब n की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो m की सिर्फ एक ही वैल्यू रख सकते हैं, वो है 1, तो इस पर एक आपका बन रहा है। फिर हम यहाँ पे रखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और अब यहाँ पे रख के देखेंगे तो 4m में पहले 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा, ठीक है, 1 बन जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 बन जाएंगे। फिर 3 रख के देखेंगे 4 3 जा 12 बन जाएगा, और 12 आपका 9 से बड़ा हो जाएगा, इट मीन्स इसके सिर्फ 2 बन सकते हैं। उसके बाद हम इसकी वैल्यू 4 रखेंगे, ये हो जाएगा 16, और फिर से देखते हैं तो 1 रखने पे 4 1 जा 4 रख सकते हैं, 4 2 जा 8 रख सकते हैं, 4 3 जा 12 रख सकते हैं, क्लियर है, एंड 4 4 जा 14 है, 4 4 जा 16 तक रख सकते हैं, और उससे आगे वैल्यूज नहीं है, तो 1 2 3 4, इसमें टोटल कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, मतलब कितने समीकरण बन सकते हैं, 0 तो है नहीं, तो 1 2 3 और 4 ऐड करेंगे 7, तो टोटल 7 इसकी इक्वेशन हम ऐसी बना सकते हैं इन सारी वैल्यूज को रख के, जिनमें आपके रियल रूट इट मीन्स वास्तविक नंबर, वास्तविक मूल आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे और एक खड़े हुए आदमी को 2 घंटे में पार कर सकती है। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरी ट्रेन है नहीं, तो प्लेटफॉर्म का कोई काम ही नहीं है, बस इतना समझिए वो जो खड़ा हुआ आदमी है सिर्फ उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि ट्रेन जब किसी खड़े हुए आदमी को मीन्स किसी पॉइंट को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर कर देगी। इट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, क्लियर है। उसकी स्पीड निकालनी है तो किसी खड़े हुए आदमी को जब क्रॉस करती है तो मैथमेटिकल टर्म में उस खड़े हुए पॉइंट को हम एक पॉइंट मानते हैं, और किसी एक पॉइंट को पूरा क्रॉस करने में जो ट्रेन होती है अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर की, 500 मीटर डिस्टेंस उसने कवर की है, 500 मीटर, और उसको टाइम कितना लग रहा था, उसको 2 घंटे लग रहे थे। हे भगवान, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, मतलब 2 घंटे किसी को क्रॉस करने में कैसे लग सकते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी गलत हो, बहुत सी नॉर्मल अलग वैल्यू आ रही है। तो 500 मीटर और 2 घंटे, क्लियर है। तो भाई आंसर आ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर को चेंज करने में, किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 को इधर लिख दीजिए, 1000 को नीचे लिख दीजिए। 500 मीटर था, उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो अब वैल्यू आपकी किलोमीटर पर आवर में आएगी, और अपॉन में 2 क्यों लिखा है, क्योंकि टाइम आपको 2 घंटे लग रहा था। ये लोग करेगी किलोमीटर पर आवर में, सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ये 5 2 ऐसे हो जाएगी, आंसर आपका आ जाएगा 1/4, इट मीन 0.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जो होगी वो चल रही होगी। ठीक है, ये शायद आपका आंसर भी है। हाँ, तो ये था हमारा यूपीएसआई के जो सेट था 13/12/2017 का पहली शिफ्ट का, ये शायद दूसरी शिफ्ट का है, उसका आपका मैथमेटिक्स का जो 40 क्वेश्चन थे वो मैंने आज आप लोगों को करवा दिए हैं। उम्मीद है ये 40 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हाँ, क्वेश्चन कराने में समय ज्यादा लगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट इसलिए लगे थे क्योंकि हम आपको डिस्क्राइब कर रहे थे। अगर 40 क्वेश्चन है, अगर आप 2 मिनट का एवरेज भी लेके चल रहे हैं तो 1 घंटा 20 मिनट तो मिनिमम आपकी वीडियो बनेगी बनेगी। तो ये 40 क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गए हो तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन में जो आपको समझ में ना आ रहा हो या आपको लगता है कि कोई और ट्रिक जिसमें यूज हो सकती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमको बता सकते हैं, और कोशिश हम करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर वाइज हम अपने उन लेक्चर को क्वेश्चन वाइज हम अपने उन लेक्चर्स को प्रोवाइड करा दें। आपको क्वेश्चन वाइज हम लेक्चर का लिंक दे देंगे, जिसमें मैंने आपको तुरंत लगा दी और मैंने आपसे कहा है कि आप हमारे लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने उस लेक्चर में आपको वैसे पढ़ाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक भी उठा सकते हैं। ऐसे आपको यूपीएसआई के वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि दिसंबर जनवरी में आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम भी हो सकते हैं।
तो आप इसी तरह चैनल पे बने रहिएगा और जो जो हम आपको प्रीवियस सेट कराते जा रहे हैं या मैथमेटिक्स के जो भी हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, आप भी उसको देखते रहिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।